तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि इसके पहले हम लोग एलटी ग्रेड में लगातार पढ़ाई कर रहे थे। 6-6 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की पर डे मैराथन क्लास चल रही थी। थोड़ा सा ब्रेक हमने दिया था और ब्रेक के बाद अब हम फिर मिल चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कारवां, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उसके पहले आप सबको बता दें, यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड मेंस की, तो आपके लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसी प्रवक्ता प्री की तैयारी भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। DT+B TGT या फिर यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बीपीएससी टियर 4 परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, यदि टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं आपसे बैच में। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9628959237। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जितने भी साथी आ गए हैं सबका स्वागत है। और मजेदार बात यह है कि आते ही उन्होंने जवाब भी दे दिया कि पहले का जो जवाब है वह उसके राइट आंसर होंगे बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, और भी साथियों को साझा कर दीजिए जिससे और भी साथी जो जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। चलिए चलिए ठीक है, वेरी गुड, उसके राइट आंसर होंगे बच्चन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है साथियों, और प्रयास ये करेंगे कि सारे सवालों के जवाब हम लोग फटाफट करें, और जो आसान सवाल हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और जो कठिन सवाल है उस पर थोड़ा सा समय लगा लेंगे, फिर उसके बाद उसको हम शुरू करेंगे। चलिए, तो यहां पर एक इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, अब यह ग्रंथ महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसमें क्या खास बातें हैं? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? वह बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है, और यह काफी महत्वपूर्ण इतिहास है। देखिए, अभी तक जो इतिहास लिखे गए उन इतिहासों से इन इतिहासों में क्या अंतर है? तो बबीता मौर्य जी, अवंती पटेल जी, रेखा कुमारी जी, सतीश कुमार जी, सोनालिका वर्मा जी, सबका स्वागत है, बेहद स्वागत है, धूमधाम से आप सबका स्वागत है। एकदम पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हैं अब बदल रही हैं, हमारा पढ़ाने का जो रूप है, तरीका है, वह भी काफी चीजें यहां से बदल रही हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया वो गारसाद तासी के द्वारा लिखा जाता है, फ्रेंच में लिखा जाता है, और इतिहास ग्रंथ का नाम क्या होता है? इस्तवार दलालतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इस नाम से हिंदी का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो लिखा जाता है। अब हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से उसका अनुवाद भी देखने के लिए मिलता है। जो हिंदी साहित्य का प्रथम संस्करण है यह 2 भागों में हुआ, यानी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया उसमें कितने संस्करण थे और कितने भाग थे। तो दोनों चीजों को लेकर क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संस्करण और भाग का अगर बात पूछे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। यानी जो प्रथम संस्करण था वह कितने भागों में था? तो साथियों, प्रथम संस्करण जो था वह 2 भागों में था। कितने भागों में था? प्रथम संस्करण जो था वो 2 भाग में था। पहला कब आता है? 1839 में, और दूसरा कब आता है? 1847 में। इन दोनों की डेट कैसे याद रखेंगे? इनकी डेट भी याद रखना है क्योंकि कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जिनकी हमें डेट मालूम होनी चाहिए। तो 1839 से अगर हम 57 जोड़े तो 1839 में 57 जोड़ लीजिए, यानी 1857 कब बनेगा? तो 39 से 40, 40 के बाद कितना होगा? 10, 50, और 50 7 57, यानी 18। तो आपको याद रखना है कि एक बच्चा पैदा होता है 1839 में, और उसके बाद 18 साल बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, और दूसरा भारत आजाद होता है 100 साल बाद 1847 यानी 1947 में। तो प्रथम संस्करण 2 भागों में आता है, 1839 में, और दूसरा जो आता है 1847 में आता है। दूसरा संस्करण इसका कब आता है? यानी तो प्रथम संस्करण हो गया, दूसरा संस्करण इसका कब आता है? यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा संस्करण इसका कब आता है। तो दूसरा संस्करण साथियों बहुत दिन बाद आता है, यानी कब आता है?
1870 में आता है और 1871 में आता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पहला संस्करण कब आता है, दूसरा संस्करण कब आता है। तो यहां से इन चीजों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, यह किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था, यानी उसके प्रकाशनकर्ता कौन थे। और तो यहां पर उस संस्था का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो कहां से आता है। तो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ओरिएंटल कमेटी, ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ध्यान रखिएगा कहां से होता है। तो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह जो है प्रकाशित होता है, यानी प्रकाशन भी इसका कहां से हुआ था। इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह का सवाल भी आपसे बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, किशोरी से जोड़कर याद करते हैं। हम ये याद करते हैं जो किशोरियां होती हैं, क्या होती है किशोरियां, वो क्या करती हैं, अंग्रेजी वो ज्यादा बोलती हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, किशोरियां क्या करती हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं। तो ये अंग्रेजी में जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ था उसी से जोड़कर याद रखेंगे। तो किशोरियां अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं, तो अंग्रेजी में कौन सा लिखा गया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये हो गया, इसी को ही उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ भी काफी महत्वपूर्ण है और इस इतिहास ग्रंथ के विषय में भी कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि क्या फैक्ट इसका पूछा जाता है। इसमें हिंदी के कुल कितने कवियों को, यानी कुल कितने कवियों की चर्चा की गई थी। तो 952, कुल 952 कवियों की इसमें चर्चा या रचनाकारों की चर्चा की गई थी। और यह 1888 में आता है, लेकिन पुस्तकाकार रूप में एक साल बाद आता है। पुस्तकाकार रूप में कब आता है, एक साल बाद आता है, यानी 1889 में यह एक बुक फॉर्मेट के रूप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें तुलसीदास पर कितने निबंध लिखे गए, यह भी सवाल पूछा जाएगा कि इस ग्रंथ में तुलसीदास के ऊपर कितने निबंध लिखे गए हैं। तो आपको लिखना है कि तुलसीदास पर 12 निबंध, तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे गए। ठीक है, कितने लिखे गए हैं, तो इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास के ऊपर कुल कितने निबंध लिखे गए। तो तुलसीदास के ऊपर कुल 12 निबंध लिखे गए हैं, किसके द्वारा, ग्रियर्सन महोदय के द्वारा। क्लियर है। चलिए अब इसमें देखिए एक और चीज आपको याद रखना है कि जो ये ग्रंथ है किस तरीके से इन्होंने लिखा, यानी पहली बार जो काल विभाजन है, पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास भी इन्होंने किया, काल विभाजन करने का प्रयास किया और इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब एक चीज और इसमें हमें याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में यह पहले आया था, बाद में ये एक पुस्तकाकार रूप धारण करता है एक साल बाद 1889 में। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल लेते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह इतिहास मुख्यतः पूछा जाता है किसका, मूल विषय क्या है। तो इसमें स्त्री विमर्श किस पर आधारित है, स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर
यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। किस चीज को केंद्र में रख के? स्त्री विमर्श को केंद्र में रख के इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। और हिंदी में स्त्री विमर्श की शुरुआत कहां से होती है? तो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है 1942 से। किस रचना से? तो श्रृंखला की कड़ियां 1942। महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियां 1942 से हिंदी में मानी जाती है स्त्री विमर्श की शुरुआत। तो डॉक्टर सुमन राजे का जो इतिहास है वह स्त्री विमर्श पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के को और किस नाम से अभिहित किया है? बताएं। देखिए यहां पर जो ये सवाल है, शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा है। अब दोहरा नामकरण भी शुक्ल जी करते हैं और इन्होंने इसे गद्य काल कहा है। और इन्होंने इसको क्या किया है? प्रकरणों में बांटने का काम किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह भी आपसे पूछा जाएगा। खास करके जो गद्य वाला पोर्शन है उसको इन्होंने किस प्रकार से बांटा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जब भी इन्होंने विभाजन किया है तो विभाजन इन्होंने दो आधारों पर किया है। एक तो काव्य के आधार पर विभाजन किया और एक गद्य के आधार पर विभाजन किया है। ठीक है, कक्षा छोड़ने का मन नहीं कर रहा सर, सुबह उठने की वजह से जल्दी सोने को छोड़ रहा हूं। प्रणाम आपको, आपका योगदान आपकी जानकारी में रखा हूं। चलिए ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, बाद में आप कर लीजिएगा क्लास। थोड़ा सा मेरा इस समय उल्टा है, आप लोग का इसमें दोष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित होता है? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित होता है? तो यहां से एक सवाल जो पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये कब प्रकाशित होता है, यानी पहला 3 भाग कब प्रकाशित होता है। तो पहला 3 भाग होगा यानी 3 आएगा 1913। चौथा भाग कब प्रकाशित होता है? 1934 यानी 4 आएगा। तो पहला 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। क्लियर है? आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? आसान सा सवाल है, सभी लोग जवाब दे देंगे। चलिए यहां पर देखिए एक कवि है जगनिक। कवि का नाम क्या है? जगनिक है। चलिए अब जगनिक ने आल्हा खंड के नाम से इसकी रचना की है और यह 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित कराया। चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित करवाने का काम किया है। तो कई बार यहीं से ही सवाल पूछ लिया जाता है। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया। किसने? श्याम सुंदर दास ने पाठ निर्धारित किया। पूछा जा सकता है कि किसने पाठ निर्धारित किया है? तो श्याम सुंदर दास ने। अगला है पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? बताएं। पंच पांडव चरित रास। अब ध्यान रखिएगा, जो पांडव हैं तो वो गए द्रौपदी से शादी करने के लिए, लेकिन क्या था कि द्रौपदी की सालियां नहीं थी। द्रौपदी की सालियां मतलब द्रौपदी की बहनें नहीं थी, तो इसलिए पांडव एक ही द्रौपदी से शादी कर लिए। ऐसे याद रखेंगे, पंच पांडव क्या करते हैं? शालिभद्र सूरी, उनकी सालियां नहीं थी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फास्ट गुरुदेव कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, आराम से करो। तो यहां ऐसे याद रख लेंगे, पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी है। ठीक है, तो बीसल देव रासो नरपति नाल का हो जाएगा और खुमान रासो दलपति विजय का हो जाएगा। ठीक है, तो शालिभद्र सूरी राइट आंसर हो जाएगा। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह किसका कथन है? देखिए ये आसान सवाल है, लेकिन ये गलत होने वाला सवाल है। देखिए जब भी परीक्षा में हम लोग आते हैं, परीक्षा में बैठते हैं,
तो आसान सवाल हमारे गलत न हो। तो आसान सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक हैं, समाजशास्त्री तरीके के इतिहास ग्रंथों को लिखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? यह भी आसान सा सवाल है। तो कब की, यह डेट भी इसकी पूछी जाती है, कब किया इन्होंने? तो 1565 में। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि इसकी स्थापना किसने की, तो 1565 में। इसकी स्थापना कब होती साथियों? 1565 में इसकी स्थापना होती है। अब 1565 में इसकी स्थापना करता कौन है, यह भी याद रखना है। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य करते हैं या विट्ठलनाथ करते हैं? कई बार इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्या याद रखेंगे? अब देखिए 8 लोग हैं, तो 8 लोग क्या करेंगे, वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। 8 लोग आपके घर में आ जाएंगे, क्या आप करेंगे? उनको बिठाएंगे, यानी विट्ठल करेंगे ना। ऐसे याद रखेंगे कि 8 लोग अगर आपके घर में आते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको हम बिठा देंगे। क्या करेंगे? बिठा देंगे। कैसा भैया बैठ जाओ, यही कहेंगे ना। 8 लोग घर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया बैठ जाओ, बस। तो इसी तरीके से हम याद कर लेंगे विट्ठल। क्या याद कर लेंगे? विट्ठल। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये जो 1565 में हुआ, इसमें जो है 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं, यानी कुशूर परम कृष्ण का है, ये 4 कवि हो गए। फिर अगले 4 कवि कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए, 8 कवि हो गए। तो कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, यह भी आपको याद रखना होगा, और कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। तो कुशूर परम कृष्ण का है, यह वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए, और नंद की छत पर गाय चराने गए, ये बाकी जो 4 कवि आ रहे हैं, यह विट्ठल के हैं। यहां भी एक सवाल पूछा जाता है कि जो प्रमुख अष्टछाप के कवि हैं, उनको उनके जन्म वर्ष के आधार पर क्रम में रखिए। ठीक है, क्या करना है, उनके जन्म वर्ष के आधार पर उनको क्रम में रखना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, कौन आएंगे? कुंभन दास आएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप कुंभ लाते हैं। कुंभ का मतलब घड़ा। ठीक है, तो अब तो कुंभ का काफी प्रचलन कम हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, हर एक अच्छे कार्य में पात्र की जगह पर कुंभ यानी घड़े का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, कुंभ का प्रयोग करते हैं, यानी घड़े का। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, कुंभन दास आ जाएंगे, और सबसे अंत में कौन आएंगे, नंददास आएंगे। यानी एक घड़ा लेकर कहां गए, नंद के पास गए। तो कुंभन दास के बाद सबसे अंत में कौन आ जाएंगे, नंददास आ जाएंगे। अब जो सूरदास वाला ग्रुप है, यानी वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, उनका क्रम क्या होगा, उनका क्रम क्या होगा? तो उनका क्रम होगा कुशूर परम परम कृष्ण। ठीक है, ये हो जाएगा वल्लभाचार्य के शिष्यों का क्रम, यानी कु से कुंभन दास, सूर से सूरदास, परम से परमानंद दास, और कृष्ण से कृष्णदास। तो ये 4 कवियों का क्रम हो गया। तो कई बार इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? चलिए फटाफट बताइए, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, राम भक्ति काव्यधारा के। और अग्रदास में भी एक चीज जरूर याद रखिएगा, रसिक संप्रदाय। रसिक यानी राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कौन हैं? तो रसिक भावना के करने वाले कौन है इसमें? आपके अग्रदास हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है, क्या कहा जाता है इनको? अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते। तो कबीर आते हैं, नरहरि आते हैं, रैदास आते हैं। मलूक दास जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, यह रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? देखिए ये बेहद आसान सा सवाल है।
लेकिन हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि हमसे आसान सवाल ही गलत होते हैं, आसान सवाल ही हमसे गलत होते हैं। तो अगर ये सवाल देखें, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि ये पंक्ति है रहीम दास की, लेकिन जो नाभा दास हैं इन्होंने भक्तमाल में किस कवि को क्या कहा है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। या सुरतीय नगतीय नागतीय, सुरती नृतीय नागतीय, यह भी पूछ लिया जाता है किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो रहीम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माधव हम परिणाम निराशा, यह किस काव्य की पंक्ति है, या किस कवि की पंक्ति है? माधव हम परिणाम निराशा, बताएं। देखिए, विद्यापति की कई पंक्तियां ऐसी हैं जो एकदम पेटेंट है, पूछी ही पूछी जाती हैं, जैसे माधव हम परिणाम निराशा, या खने खने नैन कौन अनुसरई। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं विद्यापति की जो आपसे पूछी ही जाएंगी, कुछ ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, अब इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका इत्यादि की रचना किया है। और बच्चन सिंह इन्हें क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो बच्चन सिंह इन्हें क्या कहते हैं साथियों? जातीय कवि कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय कवि कहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहा निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? बताइए। अब आप देखिए कि पूरे राम काव्य में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कठिन है उनको समझना। अब यहां एक ऐसे कैरेक्टर है भरत मुनि। ठीक है, सॉरी भरत मुनि कह रहा हूं, भरत जी हैं। उनकी माता बहुत ही कुटिल है, लेकिन भरत बहुत ही सहृदय हैं और भाई के बहुत बड़े भक्त हैं, गुरु के जैसे भाई को मानते हैं। तो भारत का ही ये कथन है कि अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। वो कहते हैं मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे चरणों में जगह दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये भारत का कथन है और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या कांड से पंक्ति ली गई है। कहां से ली गई है? अयोध्या कांड से। कहां की पंक्ति है? अयोध्या कांड से है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसे और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा? बिहारी, गहनानंद, सेनापति या फिर पद्माकर? देखिए, आसान सा सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रीतिकाल में भक्ति परंपरा में राम कथा को समाहित करने वाले कवि कौन है? तो भक्तिकालीन परंपरा में राम कथा को इन्होंने रखा, किस रचना के अंतर्गत रखा? कवित्त रत्नाकर में। किसमें रखा है? कवित्त रत्नाकर में रखा है। कवित्त रत्नाकर में इन्होंने क्या किया है? इस रचना को समाहित किया है। इसमें ये कितने भागों में है? तो 5 तरंगों में विभक्त है। और सेनापति मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? तो रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे पद्माकर त्योहारों के वर्णन के लिए जाने जाते हैं, वैसे ये ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। ठीक है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय इत्यादि रचनाएं लिख दी। ग्वाल कवि ने भी लिख दिया। देव तो आचार्य ही हैं। इसमें बिहारी जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई लिखा है। क्या लिखा है? सतसई परंपरा का एक ग्रंथ लिखा है और यह अमरूक शतक से काफी प्रभावित रचना है। और एक चीज और, गाथा सप्तशती का भी इस पे काफी प्रभाव है। अब सतसई में कुल कितने पद हैं? तो कुल पदों की संख्या अगर पूछे तो 719 है, जिसमें 713 हमारे दोहे हैं और 6 हमारे सोरठे हैं। तो सोरठा और दोहा मिलाकर कुल पदों की संख्या कितनी हो जाती है? 719 हो जाती है। आप सबको कमेंट करके बताना है कि बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका किसने लिखा? कमेंट करके आपको बताना है कि बिहारी सतसई पर
प्रथम टीका किसने लिखा है? बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखा है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। रीतिकाल में निम्नलिखित कवि उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए अब देखिए, ये काफी अच्छे सवाल हैं। आजकल का जो ट्रेंड है, आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जहां पर आपसे मिलान करना होता है। चिंतामणि, चिंतामणि। अब देखिए, चिंता में अगर आप रहते हैं तो क्या करते हैं? रस पीते हैं, यानी रस विलास। ठीक है, तो चिंतामणि का क्या हो जाएगा? रस विलास हो जाएगा। रसलीन, रसलीन। अब मतिराम जो है वो रसराज है। ठीक है, भिखारी दास और रसलीन ये काफी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो भिखारी दास जो है, भिखारियों के पास क्या होता है? ज्यादा चीजें होती नहीं है, तो जो चीजें उनके पास आ जाती है उनका सारांश वो रखते हैं। तो यानी भिखारी दास की रचना क्या हो जाएगी? रस सारांश हो जाएगी। अब बचते हैं कौन? रसलीन बचते हैं। तो रसलीन में अगर रस में कोई लीन होगा, अगर कोई रस में लीन होगा तो क्या होगा? हम उसका प्रबोध करेंगे, यानी रस का बोध होता है, यानी रस का बोध होता है। रसलीन का हो जाएगा रस प्रबोध, मतिराम का हो जाएगा रसराज, और चिंतामणि, चिंता अगर कोई करता क्या करता है? रस पी लेता है और विलास करता है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स आप यहां पर मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल है, कौन कवि सतसईकार है? अब आप देखिए, ये हूबहू सवाल पूछा गया है, कौन कवि सतसईकार है? सतसई किसने लिखा है और किसने सतसई नहीं लिखा है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, क्लियर है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? अब देखिए, केशव दास ने तो सतसई नहीं लिखी। पद्माकर की बात करते हैं तो पद्माकर ने भी सतसई नहीं लिखी है। हरिप्रसाद द्विवेदी एक व्यक्ति है इसमें, कौन है? हरिप्रसाद, हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी जिनको वियोगी हरि के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक रचना है, रचना का नाम है वीर सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समाहार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हरिऔध के प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो आसान सा सवाल है, सर्गों की संख्या 17 है। किस सन में लिखा गया? 1914 में लिखा गया। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसको कहा जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य नहीं मानते हैं। कौन? प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य नहीं मानते। पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन नहीं मानता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं मानते हैं। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, या प्रसिद्ध का पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा दी गई हैं? चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और क्लास में आ जाइए, कमेंट्स का जवाब दीजिए। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। अब यहां 20वें का जब आप देखते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही मुख्यतः कृषक चेतना
देशभक्ति के कवि हैं। तो वहां वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, या प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही के द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? सर्वप्रथम किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? तो बताइए। ये सबसे पहले पल्लव में प्रकाशित होती है। कहां होती है? पल्लव में। ठीक है, कब होती है? तो यहां पर 1928 में। ठीक है, 1928 में होती है और इसे क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। 1918 में एक रचना आती है झरना, जिसे छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। एक रचना इसी से मिलती जुलती आती है पंत और पल्लव। पंत और पल्लव, जो रचना किसकी हो जाती है? निराला की हो जाती है। ठीक है, किसकी हो जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव है? निराला की रचना पर किसका प्रभाव है? अब देखिए, निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा जो रचना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो कृतिवास का रामायण है, कृतिवास रामायण है, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, उस रचना पर इसका प्रभाव है। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? तो कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि पहले रचना इनकी कौन सी आती है? तो पहले आती है सरोज स्मृति। कौन सी रचना आती है? सरोज स्मृति आती है। तो सरोज स्मृति के जो निराला हैं, वह राम की शक्ति पूजा में, राम की शक्ति पूजा में आते हैं। यानी जो राम की शक्ति पूजा के निराला हैं, वो राम की शक्ति पूजा के राम हैं। सरोज स्मृति के जो निराला हैं, वो राम की शक्ति पूजा के राम हैं। यानी उनका ही कैरेक्टर, उनकी ही भावनाएं, उनका ही दुख यहां देखने के लिए मिलता है। यानी एक रचना 1935 की हो जाती है और दूसरी रचना 1936 की हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? आपने एलटी ग्रेड में देखा, स्थापना तर्क कथन निष्कर्ष के सवाल थे, जिसको मैं पहले ही आपको बता चुका था कि भैया इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, इससे सावधान रहिएगा। अब एक्चुअल में स्थिति यही है कि आगे भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। चलिए अब देखिए, जो प्रगतिवाद है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत मार्क्सिज्म पर आधारित है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है, नहीं कथन ढूंढना है।
तो प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति की ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो ये एक उद्देश्य इसका नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य भी हैं। तो नहीं के आधार पूछा है प्रगतिवाद के संदर्भ में, एक कथन सही नहीं है। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, सही बात है कि नहीं? प्रगति, अब ये काफी अच्छा सवाल है। चलिए अब फिर से देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि प्रगतिवाद यथार्थ के व्यक्ति का उद्देश्य मानता है, एकदम सही बात है। जो उसको दिखता है वो उसी पे ही विश्वास करता है, यानी अभिव्यक्ति यहां नहीं बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहां पर यह भी सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, यह भी सही है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, यह भी सही है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, तो ये प्रकृति और कल्पना लोक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी ये सारे सही हैं और एक इसमें गलत चुनना है। जब आप गलत चुनेंगे तब कौन सा सही हो जाएगा? तब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह का सवाल यदि बनेगा तो। अब देखिए जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद काल पहले आता है और इसका नामकरण जो है वो बाद में होता है। आप सोचिए जरा कैसा होगा, यानी काल पहले आता है, नामकरण बाद में होता है। काल कब आ जाता है प्रगतिवाद? 1936 से प्रगतिवाद आ जाता है, लेकिन इसका नामकरण कब होता है? सोचिए जरा, 1942 में। किसके द्वारा? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा इसका नामकरण होता है, यानी 1936 में आ जाता है प्रगतिवाद और नामकरण कब होता है? 1942 में। किसके द्वारा होता है? मैंने यहां पर नंद दुलारे वाजपेयी गलत लिखा है, अब आप लोग इसको सही करके बताइए। नंद दुलारे वाजपेयी मैंने गलत लिखा है, आपको सही जवाब लिखना है कि प्रगतिवाद का नामकरण पहली बार प्रगतिवाद के रूप में 1942 में किसने किया। चलिए जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक आध बारी मैंने क्लास में इसको बताया भी था। देखते हैं कितने लोगों को याद है, फटाफट कमेंट करके बताइए जितने भी साथी देख रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि जो इसका नामकरण है वह किसने किया। चलिए चलिए फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया है? अनंत कुमार यादव ने, अनंत कुमार जी ने जवाब दिया है मुक्तिबोध, एकदम सही बात है। तो इसका नामकरण किसने किया? मुक्ति बोध ने किया है, यानी प्रगतिवाद का नामकरण 1942 में किसने किया? मुक्ति बोध ने किया है। और डी ऑप्शन इसका नहीं सही है, क्योंकि यहां नहीं पूछा है, नहीं के आधार पर ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए क्लियर। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो यहां पर केसरी कुमार जो हैं वह नकेनवाद से जुड़े हैं, इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। नलिन बिरेचन शर्मा, केसरी कुमार और
नरेश, केशरी कुमार, नरेश और नलिन विलोचन शर्मा, ये इसके ऑप्शंस हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। अगला सवाल है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पुरस्कार हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? आग की हंसी के लिए। किसके लिए दिया जाता है? आग की हंसी के लिए पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब रामदरस मिश्र के बाद इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? पूछा है इनमें से नकेनवाद क्या होता है? तो न, के और न। ठीक है, यहां पर इन तीन कवियों के पहले नाम को जोड़कर नकेनवाद नाम रखा गया। इसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। और ये नकेनवाद या प्रपद्यवाद जो है वह प्रयोगवाद के विरोध में बनी एक धारा है। प्रयोगवाद का विरोध क्यों उन्होंने शुरू किया? क्योंकि प्रयोगवाद का जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रयोग करना। प्रयोग करना यानी प्रयोगवाद का जो साध्य था, वो था प्रयोग, जबकि प्रपद्यवाद का साधन जो है वह प्रयोगवाद है। जो नकेनवादी हैं या जो प्रपद्यवादी हैं, ये ही अपने आप को शुद्ध या सच्चा प्रयोगवादी मानते थे। जबकि आप अज्ञेय को पढ़िए तो अज्ञेय अपने आप को प्रयोगवादी नहीं मानते थे। तो सच्चा प्रयोगवादी अपने आप को कौन मानता था? तो सच्चा प्रयोगवादी अपने आप को मानते थे कौन? नकेनवादी। क्योंकि नकेनवादियों का जो प्रयोग था वह क्या था? साध्य नहीं था, साधन मात्र था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। तो इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछलीघर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। चलिए बताइए फटाफट। अब यहां जो राइट आंसर हो जाएगा हाशिए का गवाह। ये कुंवर नारायण जो है यह उनका काव्य संग्रह है। बादल सरवा के बहाने, आत्मजयी, चक्रव्यूह। आत्मजयी की डेट पूछी जा सकती है। आत्मजयी की डेट पूछी जा सकती है तो 1965 हो जाएगी इसकी डेट। ठीक है, अगला सवाल है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो लुकमान अली काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। इन्होंने चाकू से खेलते हुए, निषेध और पहचान, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। किसके प्रकाशन के साथ माना जाता है? प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। नहीं, प्रयोगवाद से ही नई कविता की शुरुआत होती है, तो इसका विकसित रूप हम इसे नहीं मान सकते हैं। तो डी जो है वो असत्य हो जाएगा। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ शुरू होता है, यानी पहला तार सप्तक जो आता है 1943 में आता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। ठीक है, अगला सवाल, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता,
ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। किसकी पंक्तियां हैं? मुक्ति बोध की हैं। इनकी एक पंक्ति और पूछी जाती है, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। तोड़ने होंगे मठ और तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। तो ये भी इनकी पंक्ति है जो पूछी जाती है। अगला, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, सत्यव्रत सिन्हा या फिर मोहन राकेश। ये भी आसान सा सवाल है। एलटी में जैसा पेपर आया लगभग जीआईसी का भी वही रहेगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं ऐसे ही आपको खतरनाक टाइप के नाम आपको मिलेंगे। ऐसे खतरनाक नाम इसको आपको मिलेंगे। जैसे आपको क्या मिलेगा? मरजीवा, रचना का नाम मिलेगा मरजीवा। तिलचट्टा यूथ फेसफुली और तेंदुआ, तेंदुआ प्रथम प्रस्तुति। इस तरह की रचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो आपके हो जाएंगे मुद्रा राक्षस। अगला सवाल है, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? कथा वस्तु का आधार क्या है? अब देखिए यहां लिखा गया उपसंहार यानी अंत, उपसंहार यानी लास्ट। कंफ्यूजन क्या हुआ? सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। यह जीवनी परक है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन कैसा हो गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन कैसा हो गया? अब यहां पर बुद्ध का जीवन कैसे हो गया? तो ये बुद्ध के जीवन पर इन्होंने कोई रचना नहीं लिखी है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के जीवन पर कुछ नहीं लिखा है। सीता के निष्कासन पर भी कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। लिखा किस पे है? तो लिखा है इन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर यह रचना लिखी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और एक रचना और मिलती है जो महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की घटना पर आधारित है। तो महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की घटना पर जो आधारित है उसे हम अंधा युग के नाम से जानते हैं। तो अंधा युग की रचना जो किया धर्मवीर भारती ने किया 1954 में। तो यह पहली रचना है, यह पहली रचना है जिसमें आप बात कर सकते हैं कि 18वें दिन की घटना का वर्णन किया गया है और जिसका मुख्य पात्र कौन है? अश्वत्थामा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन से संबंधित यह कथा है। किसमें? उपसंहार में। किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम क्या है? यह भी काफी पूछा जाने वाला सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। वशिष्ठ जो है इसका मुख्य नायक है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि 1996 में इसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है? 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है सुरेंद्र वर्मा के कृति उपन्यास जो है मुझे चांद चाहिए पर। वर्षा वशिष्ठ हो गया। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो यह रचना हो जाती है उपन्यास। किस तरह का ग्रंथ है? यह
उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मल वर्मा। और इनकी पहली कहानी कौन मानी जाती है? परिंदे, जिससे नामवर सिंह हिंदी में नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, अब ये जो वे दिन है ये कहां के घटना पर आधारित है? तो ये चेकोस्लोवाकिया पर आधारित ये रचना है। कुल मिलाकर क्या है? यह एक उपन्यास है, वे दिन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में निबंध संग्रह उसके लेखक का एक युग्म जो है वह गलत है। एक युग्म गलत है, देखते हैं। तो युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरान वास्यायन अज्ञेय सही है। मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी सही है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा सही है। शब्दिता जो है यह प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है, शब्दिता किसकी है? तो यह रचना हो जाती है साथियों धर्मवीर भारती की रचना। किसकी हो जाती है? तो यह रचना हो जाती है धर्मवीर भारती की। क्लियर है? अगला सवाल, फांस उपन्यास के लेखक कौन है? फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? संजीव का। अब इनकी कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है। तो ये जो रचनाएं हैं संजीव की, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, औरत की बोली। चलिए, अब दरअसल यह जो रचना है यह स्त्री विमर्श पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्त्री विमर्श पर आधारित रचना है। इसका जो आधार है वो क्या है? 50 क्वेश्चन तक करवाएंगे। ठीक है, स्त्री विमर्श की रचना है। शेखर जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत किसका है? यह अभिमत किसका है? तो यह रामकमल राय का है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक कथन किसका? रामकुमार राय का। मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी किसकी रचना है? तो यह विवेकी राय की रचना है। ठीक है, इन्होंने बबूल, सोना माटी, नमामि ग्रामम, समर शेष इत्यादि लिखा है। तो इनकी रचना एक बहुत महत्वपूर्ण है, नमामि ग्रामम, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय की। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है? यानी अंत में ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज जी जो थे वो साइंटिस्ट थे। अपने ग्रुप में उन्हें क्या कहा जाता था? इनको साइंटिस्ट कहा जाता था, वैज्ञानिक कहा जाता था। तो अंग्रेज जी बम बनाना भी जानते थे। मुख्यतः वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, साइंस का अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन हिंदी लिखते थे। तो उनको जब अंग्रेज पकड़ ले जाते हैं, जेल में रहते, तो उनको लगता है कि उनकी फांसी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा को फ्लैशबैक शैली में जाकर लिखा और एक उपन्यास के ढंग में लिख दिया। तो जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथा परक उपन्यास में लिखा, फ्लैशबैक शैली में लिखा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। आज अजय की डायरी या देवराज किस विधा की रचना है? तो यह भी कई बार पूछी गई है। तो यह क्या है? किसका नाम तो मतलब डायरी है,
लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो यह डायरी न होकर किस तरह की रचना है, तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया? किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है? किसने किया है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। नामवर सिंह, शिवदान सिंह, अरुण कमल, इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, नामवर सिंह ने किसका किया है? आलोचना पत्रिका का। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को उठाया गया है? देखिए, मुख्य रूप से पाप पुण्य के लेखा जोखा पर बात की गई है। काम और आध्यात्म की समस्या पर बात की गई है। काम और आध्यात्म की समस्या पर बात की गई है। पाप और पुण्य की समस्या पर बात की गई है। तो चित्रलेखा जो है, जिसमें बीजगुप्त, कुमारगिरी है, चाणक्य और चित्रलेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1934 की रचना चित्रलेखा से। तो ये कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में किस उपन्यास में समस्या को उठाया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम लगाइए। अब देखिए, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका क्रम पूछा जाएगा, तो इसका क्रम कैसे याद रखेंगे? बाण चार पुन पोथा। कैसे याद रखेंगे? बाण चार पुन पोथा। यानी छोटे से बच्चे लोग क्या कहते हैं? बाण से 4 बार मारते हैं और फिर कहते हैं पुन, यानी फिर से, कि चलो बेटा पोथा उठाओ, पढ़ो। तो बाण चार पुन पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो गए क्या? उपन्यासों के क्रम। तो ये पूछा जा सकता है। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यह किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी का, जो कि जयशंकर प्रसाद का 1933 में लिखा गया एक स्त्री समस्या पर आधारित महत्वपूर्ण नाटक है। पंत जी और पल्लव शीर्षक में से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी थी? तो दरअसल जो छायावाद के ऊपर आरोप लगे थे, उन आरोपों पर जवाब देने के लिए पंत ने 1928 में पल्लव लिखा, और पल्लव में लिखी गई बातों का जवाब देने के लिए पंत और पल्लव किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा, निराला जी ने। ये निबंध है। इनमें से नागबोटस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? नागबोटस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? तो हो जाएगा खूबसूरत बहू। बाकी योस फेथफुली किसकी रचना हो जाएगी? तो ये मुद्रा राक्षस की हो जाएगी। यम गाथा, जो कि एलटी में पूछी गई रचना थी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो दूधनाथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा खूबसूरत बहू। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अकर्मक क्रिया। जबकि भारतनाट्यम, तिरयाचरित और कसाई बाड़ा ये सब शिवमूर्ति की कहानियां हैं। तो भारतनाट्यम, कसाई बाड़ा ये किसकी है? शिवमूर्ति की है। यदि कहा जाए कि शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो उसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी के बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कृति शब्दसागर के संबंध में मूल्यपरक कथन किस साहित्यकार का है? मूल्यपरक कथन किस साहित्यकार का है? चलिए, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा जो है वह उनके जो प्रिय कवि हैं तुलसीदास और प्रिय आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं, और यह कथन उन्होंने शुक्ल के ऊपर कहा है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने
अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए आप सब जानते हैं, सच्चिदानंद हिरण्यवास्यन आगे अपने अपने अजनबी। ठीक है, अगला सवाल है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली पहली हिंदी पुस्तक है? पहली हिंदी पुस्तक है। चलिए, तो यहां पर नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली कृति है। अब देखिए, पहली ऐतिहासिक कृति इस प्रकार की कौन सी हो सकती है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। उत्तरायण किसकी कृति है? नया प्रश्न है, बढ़िया सवाल है। उत्तरायण किसकी कृति है? तो राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, इन्होंने नाट्य विधान को ध्यान में रखते हुए एक रचना लिखी थी, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, जिसकी डेट पूछा जाता है, तो 1930 में इन्होंने बादल की मृत्यु लिखा, राम कुमार वर्मा ने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? चलिए, अब देखिए यहां पर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि में। और यह आपके ऑप्शन में नहीं है, वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, और इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था भारत यायावर ने। किसने किया था? भारत यायावर ने इसका संपादन किया था। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है? साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। 1913 कानपुर से यह प्रकाशित होता था। 1913 कानपुर से यह प्रकाशित होता था। ठीक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके प्रस्तावक थे। अब यह किस प्रकार का पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। कहां से निकलता था? तो कानपुर से निकलता था। गणेश शंकर विद्यार्थी। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन है? कथक संपादक कौन थे? तो कई बार पूछा गया है, बाबूराव विष्णुराव पडारकर। ठीक है, जबकि आज जो है यह छायावाद से काफी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पत्र है। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है? यह सवाल आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने भी साथी देख रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी पत्रिका जो प्रकाशित होती है? कौन सी पत्रिका जो है वह प्रकाशित होती है, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कौन सा जवाब देता है। तो 57 का डी लोग कह रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब है। तो हिंदी से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक कौन से हैं, उनके पुरस्कार कौन से हैं, और कौन कौन सी रचनाएं वहां से प्रकाशित हुई हैं, इस तरह का सवाल याद रखना है। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। तो ये आज का अंतिम सवाल है। बाकी कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 10:10 पर इसके पार्ट 2 में। तो आज मैंने 60 सवाल आप सबको करवा दिया है, 60 सवाल आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, एलटी मेंस हिंदी का बैच शुरू हो गया, DSSB टीजीटी, बीपीएससी टियर 4, यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच, जीआईसी प्रवक्ता का नया बैच, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया बैच, ये सभी बैचेस शुरू हो गए हैं। आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके। हमारा नंबर है
96, 28, 95, 92, 37। आज का एपिसोड, आज के सवाल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।